हेलो हाय नमस्कार, मैं नेहा सैनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपनी कक्षा में। हम हमारी 10th क्लास की बोर्ड की कक्षा का जैव प्रक्रम का चैप्टर शुरू किया था हमने, जिसमें हम सब लोग बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स कर चुके हैं। लगभग हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। उसका कुछ लास्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो रह गए हैं। वही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि जीव विज्ञान में जो हम सीखते हैं, बायो में जो हम सीखते हैं, वो टोटली हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे अंग किस किस कार्य को करते हैं और वो क्यों जरूरी है, कुछ ऐसा ही मैं आज आपके लिए समझाने के लिए लेके आई हूँ। तो आज जो हम पाठ करने वाले हैं, जो टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका उत्सर्जन, यानी कि मानवों में उत्सर्जन। लेकिन मानव में उत्सर्जन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पादपों में जानेंगे कि किस प्रकार से जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें परिवहन होता है। देखिए, जब हमें पानी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, बोतल लेते हैं और पानी पी लेते हैं। यानी कि हम चलकर गए, पानी लिया, पिया और आ गए। अब वो जो पानी हमने पिया है वो किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि पानी की जरूरत हमारे पूरे शरीर को है, शरीर के एक एक अंग को है। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी जड़ से लेके और ऊपर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी जो हमारी सतह होती है पेड़ की, जो पत्ती होगी, उसको भी पानी की जरूरत होगी। तो वो किस प्रकार से उस पानी की समस्या को पूर्ण करती है, किस प्रकार से जल की पूर्ति करती है अपने नीचे से और ऊपर तक। अब ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी कैसे आता है। जो जड़ होती है पेड़ की, वो मिट्टी में से पानी को अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए कि हमारे घर में पेड़ लगा हुआ है, तो हम उस पेड़ में जब पानी देते हैं तो क्या आप ऊपर डालते हैं पेड़ के? नहीं, हम पानी डालते हैं पेड़ की जड़ों में। जड़ क्या करती है, उस पानी को एकत्रित करती है, जहां जहां भी उसको पानी मिल जाता है उस पानी को लेके जाया जाता है पेड़ की जड़ से बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है, तना होता है, वहां तक। अब वो किस तरह से जा पा रहा है, वही चीजें, वही हमें देखना है कि किस प्रकार से पौधा जल को अवशोषित करता है, एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से ये कार्य हमारे पादपों में होता है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज जल का परिवहन। जल का परिवहन, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जल कहां से जाता है, जड़ से। तो जड़ से ऊपर तक जाना हमारे जल का परिवहन कहलाएगा। किसमें? पादपों में, पेड़ पौधों में। तो ये किस प्रकार से जाता है वो देखिए। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों व पत्तियों, वाहिकाएं आपस में जुड़कर जाल बनाती हैं। सबसे पहली बात, जो जड़ होती है ना हमारी पेड़ों की, उसमें एक उत्तक पाया जाता है जिसको जाइलम बोलते हैं। ये वर्ड आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पेड़ों में क्या होता है, पेड़ों में उत्तक होता है जिसको जाइलम बोलते हैं। बताऊंगी अभी हमारे शरीर में कैसे होता है, अभी सिर्फ पादपों में याद रखिए, ये उत्तक का नाम है जाइलम। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा असेंशियल होने वाला है, जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जलों में जल का परिवहन होता है पादपों में, वो किस उत्तक की सहायता से होता है। तो किसकी सहायता से होता है, वर्ड आप याद रखेंगे, जाइलम, जाइलम उत्तक में। तो ये कहाँ कहाँ होता है, जड़ों में होता है, तनों में होता है, पत्तियों में होता है। इसकी वहिकाएं आपस में क्या बनाती हैं, जाल बनाती हैं। जैसे कि आपको शायद ये नहीं पता, हमारा पूरा शरीर किससे कनेक्ट है, हमारे माइंड से। अगर शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है तो पता कहां से चलता है, दिमाग से पता लगता है, क्योंकि हर एक नस कहां तक जा रही है, दिमाग तक। कुछ इसी तरह से एक उत्तक होता है पेड़ पौधों में जिसको जाइलम बोलते हैं। वो उत्तक क्या करता है, पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक अंगों तक फैला हुआ है। एक तरह से ये मान लीजिए कि आपके घर में टंकी है, पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी को एक पाइप के द्वारा अलग अलग जगह जोड़ा जाता है। उसको किचन में भी लगाते हैं, उसी पानी की टंकी को किससे कनेक्ट करते हैं, किचन से, हमारी रसोई से। ऐसे ही उसको बाथरूम से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी अलग अलग भागों में उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब पानी की टंकी तो एक ही है, लेकिन जब आप पानी चलाएंगे तो उसी टंकी में से अलग अलग भाग में पानी जाएगा, बाथरूम में भी पानी आएगा,
रसोई में भी पानी आएगा, और भी जगह जहां हमने क्या लगाया होगा, अपना पानी की नल लगाई होगी, एक ही टंकी से सभी जगह क्या जाएगा, पानी जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक उत्तक होता है जिसको जाइलम बोलते हैं। जाइलम क्या करता है, छोटी छोटी वहिकाएं, नलियां भेज देता है सभी जगह, इवन एक पत्ती तक भी क्या जाता है, जाइलम का उत्तक जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही एक अजीब तरह का जाल बन जाता है। तो ये जाल क्या करता है, आइए चलिए देखते हैं। जो पादप के सभी अंगों से संबंधित होता है, ये जो जाल होता है ना, वो पेड़ की जड़ से लेके बिल्कुल नीचे जड़ से लेके और ऊपर तक, कितना ही बड़ा पेड़ हो, कितना ही लंबा पेड़ हो, पेड़ के सबसे ऊपरी भाग तक भी जुड़ा हुआ रहता है वो हमारा। तो किससे संबंधित होता है, पादप के पेड़ पौधों के प्रत्येक अंग तक संबंधित रहता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं। अब ये बात तो हमें पता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर हमें पेड़ पौधों में पानी डालना है तो हम कहाँ डालेंगे, ऊपर डालेंगे क्या, नहीं, हम डालते हैं जड़ों में, क्योंकि जो हमारी जड़ होती है सारा कनेक्शन उसके साथ होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, जड़ की मृदा के साथ। मृदा मतलब मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में जड़ें होती है ना, वो टाइटली पकड़ के रखती है हमारी मिट्टी को जड़ें। तो जड़ों से क्या, जड़ क्या करती है, हम जो पानी मिट्टी में डालते हैं वो पानी ले लेती हैं जड़ें। तो जड़ एक गति से जड़ के जाइलम में जाता है। तो हमारी जड़ में क्या है, जाइलम है। पानी कहाँ आया, जाइलम के पास आया, तो जाइलम ने क्या किया, और जल के स्तंभ का निर्माण करती है जो लगातार ऊपर धकेला जाता है। भाई जाइलम, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में ना बहुत सारी क्या है, पत्तियां वगैरह हैं, और नीचे क्या है, जड़ है। मान लीजिए ये जड़ है, ये सारी क्या है, जड़। तो जड़ों में भी जाइलम है, हर भाग में जाइलम है। ये जो ग्रीन ग्रीन हमारा पार्ट है इसमें पूरी तरह से जाइलम भरा हुआ है। अब जाइलम, पेड़ ऐसे ही खड़ा होता है, तो जाइलम क्या करता है, जो जड़ का जाइलम होता है ना, वो मिट्टी के साथ संबंधित रखता है, मिट्टी के साथ मिट्टी को पकड़ के रखता है। जैसे ही हमने मिट्टी में पानी डाला तो जाइलम जो है, जड़ का जाइलम, वो मिट्टी में से पानी को सोख लेता है। अब फिर हमें पता है कि जाइलम तो कैसे, एक स्तंभ की तरह, स्तंभ का मतलब होता है खंबे टाइप का, तो पेड़ खंबे की तरह होता है, और पेड़ के प्रत्येक भाग में जाइलम है, तो जाइलम ऐसे भी होगा। तो जिस जड़ के जाइलम ने पानी खींचा था, वो खींचे हुए पानी को स्तंभ के ऊपर की ओर धकेलता है, ऐसे पेड़ के ऊपर वाले भाग में। तो ये सारा का सारा पानी जो जड़ के जाइलम ने जड़ की तरफ खींचा था, जैसे ही जड़ की तरफ आता है, बाद में कहाँ धकेला जाता है, ऊपर की तरफ। ऊपर, क्योंकि प्रत्येक भाग में जाइलम है, और जाइलम का काम ही क्या होता है, पानी को प्रत्येक भाग में पहुंचाना। तो जल का परिवहन पादपों में किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधों में, वो होता है हमारे जाइलम के द्वारा। जाइलम एक उत्तक है जो पेड़ पौधे के प्रत्येक अंग में पाया जाता है। तो ये हो गया कि हमारे पेड़ पौधों में आखिर किस प्रकार से ये जो पानी का लेना देना होता है, पानी का लेना लाया ले जाना होता है, वो किस प्रकार से होता है, वो तो हो गया हमारा ये। अब एक वर्ड है, मैंने लिखा है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, देखिए आप सोच के देखिए, थोड़ा सा नॉर्मली बता देती हूँ। चलिए, जब हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, मान लीजिए प्यास लग रही है, हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसके बाद हम पानी पिए ही जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं। तो जब हम पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं या लिक्विड बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि हमें वॉशरूम बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है। इसका मतलब हमारे शरीर में पानी की बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, मात्रा हो चुकी है। अब उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए शरीर उस पानी को बाहर की ओर फेंक देता है ना, मूत्र के द्वारा हम उस पानी को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए, अब जड़ को थोड़ी ना पता है कि पेड़ के ऊपर वाले भाग तक पानी पहुंच गया और जो पानी पहुंचा है वो पूरा पहुंचा है, अब और पानी नहीं देना, ऐसा थोड़ी ना पता होता है। तो पेड़ पौधों में भी वो पानी क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर का, मानव अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा जल लेने के बाद अगर ज्यादा पानी हो गया है तो उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो भी अपने एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना ही क्या होता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन। अब इसको आप किस प्रकार से समझेंगे वो समझिए। देखिए, कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। ये चूषण है, ये चय है।
तो ये चूषण उत्पन्न करता है। अणु, जो पानी के अणु होते हैं ना, कोशिका उसको चूस लेती है। जो पेड़ की कोशिका होती है वो जल के का क्या करती है, वो जल को चूस लेती है अंदर के साइड। फिर जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। अब देखिए, पेड़ तो ऊपर था भाई, ये हमारी जड़ थी, ये हमारा पेड़ था। पेड़ों ने क्या किया, पेड़ों ने मिट्टी में से क्या लिया, पानी लिया, और पेड़ के जो जाइलम है, जो कोशिकाएं हैं, उन्होंने चूसा पानी को, ऊपर की तरफ खींचा, चूसते गए, ऊपर लेते गए, खींचते गए, यानी कि कोशिकाओं ने, हमारे जाइलम ने पानी को ऊपर खींचा। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आपको पता है, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, कुछ इस प्रकार से गोल मटोल ऊपर से, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही ये जड़ है, पानी ऊपर जा रहा है, तो पेड़ के ऊपर वाले भाग में पत्तियां है ना, वाष्प के रूप में क्या भेजती रहती हैं, पानी की बूंदों को बाहर निकालती हैं, क्योंकि वो पानी की बूंदें एक्स्ट्रा होती हैं। एक्स्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब पानी ऊपर की ओर ले लिया जाता है, तो वो पानी क्या करता है हमारा, जब वो पानी ज्यादा हो जाता है तो पत्तियां उसको बाहर की ओर धकेलती हैं। अब जब उसको बाहर की ओर धकेलती हैं तो वो पानी जो होता है, वो जल धूप के कारण दिन में वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वाष्प मतलब भाप, पानी की बूंदें, वो भाप जो है धूप के कारण क्या हो जाती है, हमारी बाहर की ओर निकल जाती हैं। आई होप आपके ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्प के द्वारा एक्स्ट्रा पानी का पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकाला, वाष्प मतलब वाष्प, पानी की बूंदों के द्वारा। आई होप वाष्पोत्सर्जन भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारे पेड़ पौधों से ही रिलेटेड है, दैट इज भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब ये तो था कि हमारा जो पेड़ पौधा होता है, पादप होता है, वो जल का परिवहन किस प्रकार से करता है, यानी कि जल किस प्रकार से हमारा आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हमें पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे खाना लेते हैं, खाना कैसे लेते हैं भाई, हमने पढ़ा था ना, प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, हमारा जो भी चीजें होती हैं वो सारी, क्लोरोफिल होता है, वो सारे मिलके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनसे खाना बनाते हैं पेड़ पौधों का। तो ये जो खाना वो बना रहे हैं, वो किस प्रकार से अन्य अन्य भागों तक पहुंच रहा है। भाई पानी तो हम समझ गए कि पानी तो जाइलम के द्वारा ऊपर नीचे होता है, कि हमारी जड़ की जाइलम ने पानी लिया और ऊपर तक पहुंचा दिया, प्रत्येक अलग अलग अंगों तक। लेकिन भोजन किस प्रकार से जाता है, ये जो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो किस प्रकार से प्रत्येक अंगों तक जाता है, अलग अलग अंगों तक जाता है, वो हमारा टॉपिक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है। हम जानते हैं कि पत्तियों द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाती है। तो तथा पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद पत्तियां ही उनको क्या करती हैं, अन्य भागों तक पहुंचा देती हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण है ना, जिसने खाना बनाया है, जिस प्रक्रिया से हमने खाना बनाया है, उसका ही प्रत्येक अंग तक जाना, पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक जाना ही वहन कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा, जाना वहन स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि खाने का, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाया पेड़ पौधों ने, वो पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। यह संवहन उत्तक के फ्लोएम, देखिए अगेन ये वर्ड, जैसे उसमें जाइलम इंपोर्टेंट था ना, पेड़ पौधों में पानी का लाना ले जाना जाइलम द्वारा होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ तथा अन्य जरूरी पदार्थों का लाना ले जाना, स्थानांतरण करना क्या होगा, फ्लोएम द्वारा होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे भी बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, फ्लोएम। तो जो हमारा संवहन होता है वो किस उत्तक के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है।
अमीनो अम्ल क्या होता है? ये भी हमारे पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। इसका वहन भी कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भोजन होता है तथा दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनका पूरे पादप के पेड़ पौधों के पूरे अंगों तक लाने ले जाने का जो परिवहन का जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो और स्थानांतरण क्या होता है? जो हमारे प्रकाश संश्लेषण में जरूरी चीजें हैं, सनलाइट हो गई, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इनका जो विलय पदार्थ होता है, जो पदार्थ बन के तैयार होता है, जैसे मान लीजिए नींबू पानी बनाना है। अब नींबू पानी बनाना है तो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, चीनी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं और नींबू पानी बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सनलाइट लेता है, जल लेता है, CO2 लेता है, इन तीनों चीजों को मिला के जो बन के तैयार होता है, उन सारी चीजों को पेड़ पौधे के पूरे जगह सारे अंगों तक पहुंचाने का ही कार्य वहन क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। और ये स्थानांतरण कौन करता है? ये हमारा ऊतक करता है, जिसका नाम हमने क्या बताया था? फ्लोएम। इजी था ना? जाइलम जो जल का परिवहन करता है ऊपर से नीचे, और फ्लोएम जो खाने का भोजन का परिवहन करता है ऊपर से नीचे। तो इजी था ना? तो आज हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम होते हैं ना, जीव जंतु, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी की भी जरूरत है, एक्स्ट्रा पानी हो तो बाहर भी निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों में होता है, उनको भी पानी चाहिए, पानी बिल्कुल जड़ से लेके ऊपर तक चाहिए। अब आप ये नहीं सोच सकते कि हम अगर ऊपर पानी डालेंगे तो उनको पानी मिल गया, नहीं, अंदर से ही चाहिए। अब आप सोच के देखिए, बहुत सिंपल सी बात, आपको पानी की प्यास लगी है और आपके ऊपर कोई पानी डाल दे, आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी। पानी तो हमें क्या चाहिए? मुंह के द्वारा ही चाहिए होगा, जो शरीर के अंदर जाएगा। सेम ऐसे ही पेड़ के ऊपर पानी डालने से उसकी प्यास नहीं बुझ जाती है, पेड़ की जड़ों में ही पानी डालना जरूरी होता है। और फिर पेड़ की जड़ें जो होती है उसमें जो जाइलम होता है वो क्या करता है? मिट्टी से सारे पानी को सोख लेता है और कहाँ पे पहुंचा देता है? ऊपर की तरफ पहुंचा देता है, यानी कि पेड़ के प्रत्येक अंगों तक पहुंचा देता है। और अगर पानी ज्यादा हो गया तो उसको बाहर भी निकाल देता है। जैसे जब हमारे अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो हम मूत्र के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो पानी को बाहर निकाला क्या होता है? हमारा वाष्पोत्सर्जन। और भोजन का लाना ले जाना कौन संभालता है? फ्लोएम। और हमारे जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका जो हमारा विलय पदार्थ होता है और वो जो भेजा जाता है पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में, उसका क्या नाम दिया था हमने? उसका नाम दिया था स्थानांतरण। तो आई होप आपको पेड़ पौधे का लाना ले जाना, भोजन, जल, परिवहन सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं वो है मानव में उत्सर्जन, कि मानव किस प्रकार से सारे कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहिए, फटाफट से इसको रिवाइज भी करिए। मैं साथ साथ कोशिश करूंगी आप लर्न करें। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझते हैं, मेरे एक एक वर्ड्स को सुनते हैं, तो आपको शायद याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनरली माइंड में ना इमेजिनेशन बना के भी याद कर सकते हैं। अच्छा, हम तो डेली ऐसे पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं, हम तो जड़ों में डालते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ हरा रहता है, कैसे? तो हमें याद होगा कि जाइलम होता है उसकी जड़ों में, जाइलम पानी को ऊपर धकेलता है, क्योंकि ऊपर भी जाइलम होता है प्रत्येक अंग में जो जाल बना के रखता है। तो ये सारी चीजें ना एकदम प्रैक्टिकल है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो भी आपके समझ में आ जाएगा। समझ में तो आएगा, याद भी हो जाएगा, और आप एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से जोड़ के लिख सकते हैं। तो आइए चलिए अब अपना अगला पार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन में हमें क्या देखना है कि किस प्रकार से हम अपने जो हमारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट हमारे पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सभी तैयारी मैं आपकी यहीं पे ही कराऊंगी, समझाऊंगी भी यहीं पे ही, आपके नोट्स वगैरह यहीं पे प्रिपेयर कराऊंगी जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे? परिभाषा, कि हमारा उत्सर्जन तंत्र आखिर में होता क्या है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे व्यस्त जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, मानव जो शरीर होता है, जानवर जो होते हैं, उनके शरीर में भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपने शरीर से क्या कर देते हैं? उनका बाहर निकाल देते हैं। तो जीवों के शरीर से वैशेल्य अपशिष्ट पदार्थ का निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए हम लोग है ना डेली लाइफ में बहुत सारा खाना खाते हैं,
खाने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, बहुत तरह के प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, और भी बहुत तरह की हमारी चीजें होती हैं जो शरीर को चाहिए होती हैं। लेकिन कुछ उन चीजों में जो हम खाते हैं उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कोई भी हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ व्यर्थ हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको मौसमी का जूस निकालना है, आपने मौसमी के जूस को ब्लेंडर में डाला और उसको पीसने के लिए रख दिया। आप देखते हैं कि जब आप उस जूस को पीते हैं तो आप पहले उसको छानते हैं। जब हम उसको छानते हैं तो जो जूस पीने लायक होता है वो नीचे आ जाता है, और ऊपर का जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो छिलके होते हैं, वो हम फेंक देते हैं, उनका यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार से जो भी हम शरीर में ग्रहण करते हैं, जो भी हम चीजें खाते हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायी नहीं है, तो हमारा शरीर उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उन्हीं चीजों को बाहर निकालना ही, उन्हीं अपशिष्टों को शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाएगा, हमारा उत्सर्जन। अब जो उत्सर्जन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विषैले पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं हमारे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। ये आपको याद रखना है, यूरिया, हमारा अमोनिया और यूरिक अम्ल, ये वो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में टिकते नहीं है, बाहर कर दिए जाते हैं। अब आता है हमारा उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस अंग द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, बाहर की ओर फेंके जाते हैं। जब किसी भी पदार्थ को हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती तो वो क्या कर दिया जाता है, शरीर के विशिष्ट अलग अलग अंगों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो वो अंग कौन कौन से हैं? अगर आप किताबी ज्ञान देखें तो किताबों में सिर्फ जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए जो उत्सर्जी अंग दिया गया है वो दिया गया है हमारा वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी। सिर्फ किडनी से कहा जाता है कि सिर्फ किडनी से ही आपका क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकलते हैं। परंतु कुछ और भी अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। वो बात अलग है कि ये बहुत कम मात्रा में निकालते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा हो गई। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपके ना पसीने निकल आते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हाथों में क्या, पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र हैं जो किसकी वजह से बंद होते हैं, हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये हेयर क्यों होते हैं? ताकि छिद्र पूरी तरह से खुले ना रहें और बाहर की जो धूल मिट्टी है वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए। इसलिए हमारे शरीर पे भगवान ने क्या दिए, छोटे छोटे हेयर। और जो छोटे छोटे हेयर है उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है जिसको हम पसीने बोलते हैं। तो जो पसीने होते हैं ना, लवण को बाहर निकालते हैं। लवण यानी कभी कभी आपके मुंह में पसीना चला गया होगा तो आपने देखा होगा कि जो पसीना होता है वो थोड़ा सा नमक के टाइप का होता है, मतलब खट्टा खट्टा ऐसा ही कुछ होता है, नमकीन नमकीन सा। कहने का मतलब कि उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग है, वो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो आइए उत्सर्जी अंगों के बारे में जानते हैं। तो हमारे जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं? वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े हैं और यकृत है। अब हम इन चारों का ना अलग अलग थोड़ा सा ब्रीफली सीखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा वर्णन के साथ सीखेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, क्या क्या होता है, इनकी बनावट कैसी होती है, इस बनावट में कौन कौन से प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा उत्सर्जी अंग का पहला भाग जो है हमारा वृक्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे वृक्क। अब ये वृक्क क्या होता है? वृक्क होता है किडनी। अब आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पता होगा, जो हमारी किडनियां होती हैं वो होती हैं दो। किडनियां कितनी होती हैं? दो किडनियां होती हैं। ये किडनियां अपना अपना कार्य करती हैं। अब देखिए हमारा क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, जोड़ा मतलब पेयर होते हैं, पेयर मतलब जोड़े में दो होते हैं हमारे वृक्क, दो किडनियां होती हैं। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया, डायग्राम में देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे दो क्या है, वृक्क हैं। फिर बोल रहा है एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। ये हमारा मूत्राशय होता है। मूत्राशय वो जगह होती है जहां पे हमारा जो एक्स्ट्रा पानी होता है, शरीर को जितना पानी चाहिए होता है, जितना जल चाहिए होता है, वो शरीर अवशोषित कर लेता है। जो जल हमें नहीं चाहिए, जो अपशिष्ट है हमारे लिए, जो बेकार है हमारे लिए, उसको मूत्र द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो वो जो मूत्र इकट्ठा होता है वो हमारा होता है मूत्राशय में। और जो मूत्र मार्ग होता है वो मार्ग होता है, मार्ग मतलब रास्ता,
मूत्र के लिए रास्ता, जो मूत्र को बाहर की तरफ निकालता है। तो मूत्राशय जहाँ पे ये इकट्ठा होता है, जो अपशिष्ट जल होता है, जो हमें यूज में नहीं लाना, जिसमें यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? मूत्राशय में। जब ये भर जाता है तो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो वृक्क उदर होता है हमारा पेट। तो वृक्क जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। हमारा पेट यहाँ पे होता है, उसके दोनों तरफ ही क्या होते हैं? किडनियां होती हैं। दो हमारी किडनियां होती हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। हमारी मूत्र वाहिनी ये किडनियों से जुड़ी हुई नलियां होती हैं। दोबारा देखिए ध्यान से, हमारे दो वृक्क होते हैं, पहला और दूसरा। ये हमारा पेट के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। फिर इन वृक्क से होती हुई मूत्र वाहिनी जाती है। ये देखिए, ये हमारी दो मूत्र वाहिनी जा रही है, जो कहाँ तक लेके जाती है? मूत्राशय तक लेके जाती है। ये हमारा क्या है? मूत्राशय। इसमें जाके हमारा जो अपशिष्ट जल है, जिसमें यूरिया, यूरिन, यूरिक अम्ल, अमोनिया ये सब होता है, ये जाके इकट्ठा हो जाता है हमारे मूत्राशय में। मूत्राशय में आ जाता है, मूत्र मार्ग से यह बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर जब ये मूत्राशय हमारा पूरी तरह से भर जाता है और प्रेशर होने लग जाता है, तो ये मूत्र मार्ग से कहाँ हो जाता है? बाहर की तरफ हो जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स होंगे आपके आगे चल के गवर्नमेंट के, उसमें भी आपका बहुत सारा आ सकता है। देखिए, प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से बनी होती है। कैन यू इमेजिन? आपकी जो किडनियां होती हैं वो एक किडनी कितने की बनी होती है? 1,30,00,000 नलियों की बनी होती है। सिर्फ किडनी, वो भी एक किडनी, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 2,60,00,000, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगेन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। वर्ड्स में आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। जब हमने जल का परिवहन पढ़ा था तो हमने देखा था कि पादपों में जल का ऊपर से नीचे तक परिवहन जाइलम करता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो खाना का लाना ले जाना हो जाता है प्रकाश संश्लेषण का पेड़ पौधों में, वो फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। अब हमारी किडनियां जो होती हैं उसमें जो मेन काम होता है, जो छोटी छोटी नलियां होती हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? नेफ्रॉन दिया गया है। तो किडनियों में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन ही किडनी में मुख्य कार्य करता है। यानी कि किडनियां तो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका छोटा भाग जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारा नेफ्रॉन। अब इसका कार्य देखिए कि काम क्या करती है। तो किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करती है। कहने का मतलब बड़ी ही जरूरी चीज है, देखिए समझिए। मान लीजिए रक्त है, खून है हमारा, खून में क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा वो है जो आपके शरीर में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि कहाँ पे किसको रक्त में मतलब रक्षा की जरूरत है, किस भाग को। तो प्लाज्मा में जो अपशिष्ट पदार्थ होगा ना, उसको क्या करेगा? ये छान देगा, छान कर उसको शुद्ध कर देगा। किडनी रक्त में अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन बनाकर बाहर निकाल देता है। जो किडनी होती है ना, आप सिंपली सिर्फ माइंड में एक ही बात याद रखिए, जो किडनी होती है उसका सिंपली एक काम होता है, रक्त को साफ करना, खून को साफ करना। सिर्फ खून को साफ करना है, फिल्टर करना है और मूत्र में बाहर निकाल देता है, मूत्र बना के बाहर निकाल देता है। तो ये क्या करता है? खून में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको इकट्ठा करेगा। जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जैसे आप देखते होंगे ना कि अगर आपने मिक्सी में कुछ मान लीजिए पीसा है, आपने उसको पीस के बाहर निकाल दिया, फिर आप उसको पानी डाल के फिर दोबारा से उसको घोल के डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए। इसी तरह से ये हमारी किडनियां क्या करती हैं? पहले रक्त को साफ करती है, फिर उसमें से जो खराब चीजें है ना, उसमें पानी मिला के मूत्र के द्वार से उसको क्या कर देती हैं? बाहर कर देती हैं। कहने का मतलब किडनी का मेन कार्य क्या हुआ? किडनी का मेन कार्य हुआ रक्त को फिल्टर करना है, साफ करना है, अपशिष्ट पदार्थ में पानी मिलाना है और क्या कर देना है? शरीर से बाहर। और किस जगह से बाहर करेंगे? मूत्र के द्वारा। तो आई होप आपको ये हमारा जो टॉपिक है उत्सर्जी अंग का, जिसमें हमने वृक्क के बारे में पढ़ा है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार आपको डायग्राम समझा देती हूँ, आपको डायग्राम किस तरह से बना के आना है।
देखिए डायग्राम बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको। आपको दो किडनियां बनानी है, किडनियां बहुत आसान है बनाना। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, तो आप इस प्रकार से क्या बना देंगे, दो किडनियां। यहाँ से दो आपको पाइप लेके जाने हैं कुछ इस तरह से, इन पाइप को इस तरह से मिला देना है और बाहर कुछ इस तरह से हमारी मूत्र वाहिनी बना के मूत्राशय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग। दो किडनियां बनानी है, किडनी मतलब वृक्क, ये हमारा बायां वृक्क होगा, तो ये हमारा दायां वृक्क होगा। यहाँ पे दो जो पाइप मैंने बनाई है, देखिए पहली पाइप थोड़ी पतली है, दूसरी पाइप थोड़ी मोटी है। जो पहली पाइप है उसका नाम है महाशिरा। दो वृक्क हैं, दो पाइप है, पहली पाइप महाशिरा, दूसरी पाइप महाधमनी। दाई वाली महाशिरा, बाई वाली महाधमनी। फिर उसके बाद दोनों आपकी किडनियों से होते हुए हमारी जा रही है मूत्र वाहिनी। ये हमारी बाई मूत्र वाहिनी, ये हमारी दाई मूत्र वाहिनी, दाई मूत्र वाहिनी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूत्र वाहिनी जाके कहां से कनेक्ट होती है, ये होती है मूत्राशय से। मूत्राशय एक पन्नी जैसी संरचना होती है, जैसे गुब्बारा होता है ना, पहले सिकुड़ी रहती है, जैसे जैसे पानी आता है, जैसे गुब्बारे में पानी डालते हैं ऐसे फूलती चली जाएगी। और जैसे गुब्बारा जब बहुत ज्यादा पानी डाल देते तो गुब्बारा फूट जाता है ना, तो ये फूटता तो नहीं है, लेकिन ये मूत्र मार्गों को खोल देता है। जैसे ये मूत्राशय भरेगा, मूत्र मार्ग खुल जाएगा, और मूत्र के जो हमारा मूत्र मार्ग है उसके द्वार से हमारा मूत्र क्या हो जाता है, शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले उत्सर्जन पढ़ा। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर के अपशिष्ट जो वैशेल्य पदार्थ है उनको शरीर से बाहर करना। फिर हमने देखा उत्सर्जित तंत्र कौन कौन से होते हैं हमारा वृक्क हो गया, हमारी त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, और हमारा यकृत हो गया, ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर हमने देखा कि ये वैशेल्य पदार्थ कौन से होते हैं। वैशेल्य पदार्थ हमने देखे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर को नहीं चाहिए। फिर हमने एक एक करके सभी को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने पढ़ा वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। किडनी दो होती हैं, प्रत्येक किडनी में 1,30,00,000 क्या होती हैं, नलिकाएं। इन नलिकाओं का नाम जो हमने रखा था, क्या रखा था, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है कि प्लाज्मा को छानता है, फिल्टर करता है, और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें पानी मिला के उसको शरीर से क्या कर देता है, मूत्र बना के बाहर। तो उसके बाद हमने ये डायग्राम भी बनाया था कि दो किडनी होती हैं, फिर वो मूत्र वाहिनी से जुड़ी रहती है, दोनों मूत्र वाहिनी जाके मूत्राशय में मिलती हैं, और नीचे क्या होता है आपका मूत्र मार्ग। कितना इजी सा डायग्राम है। तो आप इस डायग्राम को अभी बनाइए, ये सारी चीजें अच्छे से याद कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक एक टॉपिक को, प्रत्येक को अगर ध्यान से भी सुनेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो किडनी है, हमारा जो वृक्क है, वो तो पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है हमारी त्वचा, फेफड़े और यकृत। ये तीनों करने के बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारे शरीर के अन्य जो भी उत्सर्जित तंत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि उत्सर्जन क्या होता है, शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। तो हमने जो सबसे पहला हमारा अंग देखा था वो देखा था वृक्क। वृक्क यानी कि फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, जो हमारी किडनियां क्या करती हैं, हमारे शरीर के जो अपशिष्ट जो हमारा जल रहता है उसको शरीर से मूत्र के मार्ग से बाहर कर देती हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य कुछ और अंग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने का कार्य करते हैं। तो आइए चलिए हम इन अंगों के बारे में जानते हैं कि ये अंग कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और ये किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अंग है वो है त्वचा। देखिए वैसे तो उत्सर्जन में सबसे पहला हमारा जो अंग होता है वो वृक्क होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने का कार्य होता है वो त्वचा का भी होता है। अब ये त्वचा क्या होती है, देखिए हमारी जो ये स्किन है जो शरीर के प्रत्येक हिस्से पे है, जो शरीर के हिस्सों को ढके हुए है, शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनको छिपाए हुए है, यही हमारा क्या होता है, त्वचा होती है। और ये त्वचा क्या करती है, ये पसीने के रूप में अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है।
कहने का मतलब कि जब हम काम करते हैं, बहुत ज्यादा भारी काम करते हैं या फिर गर्मी लगती है हमारे शरीर को, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से लवण के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। लवण जैसा कि आपको पता है नमक के रूप में निकलता है, क्योंकि जो पसीने का जो टेस्ट होता है वो लगभग नमकीन होता है, नमक के जैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो त्वचा होती है वो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर की क्या करनी चाहिए, प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, ताकि ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर की त्वचा पर जमे ना रह जाएं। दूसरी बात जो त्वचा के बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है, शरीर के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे फीवर होता है, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, गर्मी लगने लग जाती है, कई बार ऐसा आता है पसीना आने लग जाता है। तो जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो त्वचा से पसीना बाहर निकलता है। जैसे ही पसीना बाहर निकलता है ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर कर देता है। तो ये शरीर को जो हमारा तापमान होता है उसको, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है वो है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, हमारा त्वचा होता है। तो सिंपल सी बात है कि आप देखते हैं कि जो हमारा शरीर शुरू हो रहा है वो हो रहा है हमारे सर से हमारे पैरों की उंगलियों तक, और प्रत्येक हिस्सा जो है वो त्वचा से ढका हुआ है। एक भी ऐसा हिस्सा नहीं जिसपे त्वचा ना हो। जब भी हमारे शरीर पे चोट लगती है तो सबसे पहले जो खरोंच आती है वो हमारी त्वचा पे आती है। अगर सिर्फ खरोंच त्वचा पे है तो हमारे दर्द इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर की त्वचा को हटा के अंदर की तरफ जाके लगती है तो बहुत पेन होता है। तो त्वचा क्या करती है, शरीर को सुरक्षित करती है, और हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी बाहर निकालने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये तो था हमारे अपशिष्ट पदार्थ निकालने में हमारी त्वचा का क्या कार्य था वो। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो अंग है वो। तो नेक्स्ट जो हमारा अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़े के बारे में वैसे तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जब हमने श्वसन वाला टॉपिक किया था तब हमने बताया था कि फेफड़ा जो होता है वो शरीर का एक मुख्य अंग होता है। क्या क्या कार्य थे इसके, किस प्रकार से उसकी संरचना थी, वो सारी चीजें हम श्वसन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें समझना ये है कि फेफड़ा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है और किस प्रकार से बाहर निकालता है। तो देखिए जो फेफड़ा होता है, फेफड़े का टोटली जो फुफ्फुस का मेन कार्य होता है वो होता है श्वसन का। और श्वसन में हमने क्या देखा था कि श्वसन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो जो फेफड़ा होता है वो हमारे CO2 को, हमारे शरीर में जो CO2 उत्पन्न हो गई है, जो हमारे शरीर में CO2 हुई है इकट्ठी, उसको बाहर कर देता है। इसका मतलब फेफड़ा अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का कार्य करती है। यानी कि मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा होता है। तो CO2 शरीर के लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको शरीर को, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको बाहर निकालना ही उचित रहता है। तो वो कहां से बाहर निकलती है, फेफड़ों द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ा भी उत्सर्जन में एक मुख्य अंग है, उत्सर्जन में एक मुख्य कार्य अदा करता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है यकृत यानी कि लीवर। लीवर वैसे तो हमारे पेट, हमारा जो शरीर है उसका मेन जो कारक होता है वो है, यानी कि खाने को पचाने का कार्य, जितने भी अन्य अंगों को सहायता करने का कार्य होता है पाचन में, वो हमारा लीवर ही करता है, यकृत भी करता है। तो अब देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो हानिकारक पदार्थ अमोनिया, अतिरिक्त प्रोटीन, यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की मदद से उत्सर्जित कर देता है। हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, कुछ समय के लिए यकृत में भी रहता है। तो यकृत क्या करता है, यकृत उसमें से जो एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल, जो भी हमारे एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा करता है और हमारी किडनी के द्वारा क्या कर देता है, उसको बाहर कर देता है। यानी कि जहां किडनी रक्त को साफ करती है वहां यकृत खाने को साफ करता है, भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको साफ करता है, जो चीजें शरीर को नहीं चाहिए उनको साइड कर देता है और क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अतः हमने उत्सर्जन के सारे जितने भी अंग थे वो देख लिए हैं। हमने हमारे 4 अंग देखे, चारों ने पूर्ण तरह से अपने कार्य को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमने किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, अगर किसी की संरचना देखनी थी तो हमने वृक्क की संरचना भी देख ली है, किस प्रकार से वो सारे सिस्टम को संभाले हुए हैं,
किस प्रकार से हमारे शरीर का संतुलन बनाए हुए है, किस प्रकार से जरूरी चीजों को शरीर में रहने देता है और जो चीजें शरीर को नहीं चाहिए उसको बाहर कर देता है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि शरीर में जो हम खाते हैं उस सारी चीज की जरूरत नहीं होती, उसमें कुछ चीजें अपशिष्ट होती हैं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो जो चीजें जरूरी होती है उनको शरीर अंदर रख लेता है और जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसके लिए शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है जिसको उत्सर्जन अंग बोलते हैं। वो तो उस उत्सर्जन तंत्र में हमारे विभिन्न अंग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार से उन कार्यों को क्या करते हैं, वहन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे उत्सर्जन खत्म हो चुका है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।